तो ठीक है, कहाँ तक पढ़ा लिया? तो पहले पिछली क्लास का रिवीजन कराऊंगा, ठीक है ना। पिछली क्लास का रिवाइज करा के आगे बढ़ेंगे अपन, जो भी पिछली क्लास में उसमें मैं आ रहा हूँ ना, यहाँ तक आता है, ठीक है। तो पिछली क्लास का रिवाइज कराएंगे अपन। पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था हमने, थोड़ी खुद भी बोलना और फिर मैं भी कराऊंगा, ठीक है। तो रिवीजन ऑफ प्रीवियस क्लास अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था सबसे पहले? सिंबल, ठीक है, सिंबल्स पढ़ा था, एलिमेंट्स के, एलिमेंट जो है 36 तक के सिंबल्स पढ़े थे उनके, एलिमेंट्स के, ठीक है, एलिमेंट सिंबल्स, एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर एंड मास, ठीक है। तीन चीज पढ़ी थी, एटॉमिक मास 36 तक, एटॉमिक नंबर, और अपन ने पढ़ा था क्या? सिंबल। अब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन तक बोल दिया ना, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, है ना, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और इसके बाद आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, है ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है, 28 हो गया निकल। फिर इसके बाद कॉपर, जिंक, फिर 31 में अपना गैलियम आता है, फिर जर्मेनियम आता है, फिर आर्सेनिक, फिर सेलेनियम, फिर ब्रोमीन, और फिर क्रिप्टन। क्रिप्टन तक जो है तो हमने एटॉमिक मास भी देखा था, एटॉमिक नंबर भी देखा था, और सिंबल्स भी देख लिए थे। इसके बाद मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। इसमें तुम्हें मैंने बताया था कि इस पे अपने को दो चीजों पर ध्यान देना है, दो चीजों पे किस पे ध्यान देना है? एटम्स पर, और एटम्स पर ध्यान देना है, और एटॉमिक मास पर, एटॉमिक मास पर, ठीक है। अगर हम जानते हैं कि एटम्स कितने हैं, किसी भी जैसे CO2 लिखा, ठीक है, होमवर्क करके आए हो ना, जो होमवर्क दिया था कल, हाँ, तो एटम्स मान लो कार्बन के कितने एटम है, ऑक्सीजन के कितने एटम है ये, ठीक है। तो यहाँ कार्बन का एक एटम है, प्लस इसका एटॉमिक मास कितना होगा? तो 12, प्लस में अगर एटॉमिक मास नहीं पता है तो एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल को गिन के, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6 नंबर में आता है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 6 होगा। जितने नंबर में आएगा उतना उसका एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर निकालने के बाद अपन क्या करेंगे? उसको डबल कर देंगे, अप्रोक्सीमेटली जो उसका डबल होगा, या तो उससे एक ज्यादा या तो एक कम, या तो उसके पॉइंट में जो होगा। इसका एग्जैक्ट होता है 12, ठीक है, एटॉमिक मास। एक दो बार जब एटॉमिक मास पढ़ लोगे तो तुम्हें अपने आप वो चीज आ जाएगी, ठीक है। फिर ऑक्सीजन का एटम 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। कैसे निकाला? एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 8। कैसे होता है? क्योंकि ये पीरियोडिक नंबर के सीरियल नंबर 8 में आता है, तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 8, ठीक है। और फिर इसके बाद 16 जो है इसका एटॉमिक मास 12 प्लस 16 हो जाए 32, 32, 34 एंड 44। तो इसका जो एटॉमिक मास होगा CO2 को कितना होगा? 44 ग्राम, ठीक है। ऐसे अब देखो यहाँ कार्बन को जो ये 1/12 था, यानी कि 12 ग्राम, ठीक है, 12 ग्राम, ये हो गया ग्राम एटॉमिक मास। क्या हो गया? ग्राम एटॉमिक मास। और जो 44 ग्राम पूरा आया है, ये क्या हो गया? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी ये एक मॉलिक्यूल का मास है। 44 क्या है? एक मॉलिक्यूल का मास है। और 12 ग्राम क्या है? एक एटम, एक परमाणु, एटम को परमाणु बोलते हैं ना, हाँ, तो एक 12 ग्राम एक परमाणु कार्बन का मास है। इसका कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। इसके बाद हमने बताया था ग्राम फार्मूला मास, ठीक है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होता है उसी को बराबर में ग्राम फार्मूला मास कर देते हैं। फार्मूला मास जो है तो आयंस के लिए यूज होता है, जैसे CO3 -2 या फिर CO3 माइनस या फिर SO4 -2। बस जैसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं वैसे ही तुम ग्राम फार्मूला मास निकालोगे। बस एक चीज क्या है, उसका नाम बदल जाता है ग्राम फार्मूला मास आयंस के लिए, बाकी निकालना सेम है। अगर परमाणु के लिए, एटम के लिए निकाल रहे हो तो किसी एक एटम, किसी एक एलिमेंट का तुम मास निकाल रहे हो, एटॉमिक मास निकालोगे। अगर मॉलिक्यूल के लिए निकाल रहे हो तो पूरा जितना होगा मॉलिक्यूल का निकालोगे, और अगर फार्मूला मास निकाल रहे हो तो वो किसी आयंस का निकाल रहे होगे, ठीक है ना। इतनी चीजें हमने कल ग्राम फार्मूला मास, ग्राम अच्छा निकाल बता रहे। देखो ग्राम फार्मूला मास एकदम मॉलिक्यूल जैसे ही निकालते हैं, जैसे SO
4 माइनस 2। अब इस माइनस 2 का हम कोई मतलब है नहीं, बस मतलब इसमें तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, बस ये आयन है। तुम पहचानोगे कि ये एक आयन है। प्लस देखो NH4 प्लस हो गया, ऐसे जहाँ प्लस या माइनस लगे हो वो आयन्स हो जाएंगे। अब आयन्स के मॉलिक्यूल मास निकालने के लिए हम ग्राम फार्मूला मास को जो है तो बोलते बस ग्राम फार्मूला मास निकालते कैसे हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास जैसे ही। क्या करोगे, सल्फर का एक एटम इनटू इसका एटॉमिक मास कितना होता है 32, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, तो इसका जो एटॉमिक मास होगा 32 हो जाएगा। प्लस में ऑक्सीजन के 4 एटम इनटू में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होगा, ठीक है। अब देखो 32 प्लस 16 इंटू 4 64, ठीक है ना। अब देखो 64 प्लस 32 करोगे कितना आएगा, ठीक है। 4 2 6 और 6 3 9, तो 96 ग्राम जो है इस सल्फेट आयन, इसको क्या बोलते हैं सल्फेट है, तो 4 - 2 को क्या बोलते हैं सल्फेट। इस सल्फेट आयन का जो ग्राम फार्मूला मास है कितना आया 96 ग्राम। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास जैसे ही ग्राम फार्मूला मास को निकालते हैं, बट हम आयंस के लिए ग्राम फार्मूला मास, जैसे देखो तुम्हारे दो नाम होंगे, घर का नाम एक बाहर का, ठीक है। तो मान लो तुम्हें घर का नाम तुम्हारा क्या हो गया साहिल, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। और जो स्कूल का नाम हुआ वो हो गया अंबिकेश मान लो, ठीक है ना, स्कूल का नाम अंबिकेश। तो तुम ये मान लो कि सबसे ज्यादा क्या यूज होता है, घर का नाम यूज होता है, घर वाले ज्यादा बोलते हैं। तो GMM इसका ग्राम फार्मूला मास मान लो अंबिकेश है और इसके घर स्कूल का नाम अंबिकेश है और घर का नाम क्या है साहिल, यानी कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यानी निकालना कैसे है ग्राम मॉलिक्यूलर मास जैसे ही, बस नाम क्या हो गया है ग्राम फार्मूला मास। क्यों हो गया है, क्योंकि माइनस और प्लस लग जाता है आयंस के लिए, ये बताने के लिए कि हम आयन हैं, इसलिए उसको हम ग्राम फार्मूला मास बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। इतना ही पढ़े थे हम कल, देखो तुम अपनी कॉपी में, इसके आगे नहीं पढ़ा था। अब आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। हेडिंग डालो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास की, रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम हो तुम लोग बता देना, ठीक है। तो अपन हेडिंग क्या डालेंगे आज, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। यहाँ पे दिक्कत आए बिल्कुल पूछ लेना, आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे दिक्कत है पूछ लेना। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, अब देखो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, गिवन बाय जॉन डाल्टन, ठीक है ना। अब देखो जॉन डाल्टन ने दी क्या, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, और इनको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल combination was given by him also, है ना। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था, ठीक है ना। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वाज आल्सो गिवन बाय हिम, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आगे बात करेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी डिफिनेशंस दी थी, वो मैं इस बोर्ड पे बात करता हूँ। आया पहला लिखो, पहला पॉइंट का उत्तर इन्होंने बताया था कि metals is made up of many small particles called as atoms, ठीक है। यानी कि इन्होंने किसकी डिफिनेशन दी थी, एटम्स की डिफिनेशन दी थी। किसकी डिफिनेशन दी थी, एटम्स की। गिवन definition about atom,
ठीक है, इतना लिख लिए, आप समझ लो। देखो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को परमाणु कहते हैं, ठीक है ना। देखो मैटर, मैटर मतलब पदार्थ, पदार्थ यानी मैटर, मैटर की जो सबसे छोटी इकाई होगी, स्मॉल, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल जो होंगे उनको हम एटम कहेंगे। मान लो ये एक मैटर हो गया, इसमें से जो धूल उड़ रही है, जो डस्ट उड़ रहा है, ठीक है, इसको हमने चलाया, ये देखो डस्ट जो उड़ा, उस डस्ट को हम क्या कहेंगे, उसके छोटे छोटे एटम, बहुत छोटे छोटे एटम, ठीक है ना। किसी भी पदार्थ का, ये चॉक हुई, ये फोन हुआ, ठीक है, मान लो ये एसी का रिमोट है, ठीक है, अब इस एसी के रिमोट में ये पूरा एक पदार्थ है, ठीक है, ये पूरा एक एटम है, ठीक है। अब इस पूरे एटम में एसी का रिमोट एक पूरा एटम मैटर हो गया, मैटर, एटम नहीं मैटर, और इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जैसे ये लाइट हो गई, ये बटन हो गई, है ना, और ये इसका जो ये निकाल, मान लो इसका निकाल दिया जाए, सेल निकाल दिया जाए, बैटरी जो भी है, तो ये क्या होंगे, छोटे छोटे इसके पार्ट्स हो गए। जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, मैटर के छोटे छोटे पार्ट्स को एटम कहते हैं। क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। समझ गए एग्जांपल से, समझ गया ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। अब लिखो एलिमेंट्स, एलिमेंट जो धातु और धातुएं होती हैं, एलिमेंट्स धातुएं, धातुएं, ठीक है, हिंदी वाले दूसरे धातुएं, यहाँ मैटर मतलब पदार्थ, पदार्थ, ठीक है। एटम मतलब, एटम मतलब परमाणु होते हैं ना, हाँ परमाणु, 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 थोड़ी देख लो, ठीक है। एलिमेंट, अब देखो एलिमेंट इज मेड अप ऑफ, इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ मेनी, सेम टाइप्स ऑफ मैनी एटम्स। ऐसा किसने कहा था, डाल्टन जी ने कहा था कि जो एलिमेंट होते हैं वो सेम टाइप के, सेम यानी कि एक तरह के एटम से मिलकर, बहुत सारे एक तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं। ये जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उनको अंडरलाइन कर लेना, यही बस याद करना है, तब भी काम बन जाएगा, ठीक है ना। मैनी एटम्स सेम तरीके के जो है तो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक। एटम जो कि एक स्मॉल पार्टिकल होगा, स्मॉल पार्टिकल है ना, वो किसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। इतना लिखिए, आगे बढ़ते हैं। अपन बोर्ड में लिखेंगे कंपाउंड कैसे बनता है, ठीक है ना। ये भी डाल्टन ने थोड़ी इसकी विशेषता की, डाल्टन जो है तो सबके बारे में थोड़ी बताया है, ठीक है। अब बात करते हैं कंपाउंड के बारे में, डाल्टन की क्या राय है। उन्होंने कहा कंपाउंड is made up of, compound is made up of many different types of elements, atoms and particles, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो कंपाउंड है ना, जो यौगिक है, क्या है, यौगिक, कंपाउंड को क्या बोलते हैं, यौगिक। जो यौगिक है वो बहुत सारे है ना, डिफरेंट टाइप के, विविध प्रकार के, अलग अलग प्रकार के, हिंदी से डिफिनेशन अगर लिखना है तो क्या लिखोगे कि विविध प्रकार के, डिफरेंट अलग अलग प्रकार के धातु, परमाणु और कणों से मिलकर जो है तो एक यौगिक बनता है, एक कंपाउंड बनता है। कंपाउंड इज मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स एंड पार्टिकल्स, ठीक है। इतना लिखो, देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक एग्जांपल लिखो, हम कण, अब एग्जांपल लिखो, एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल में लिखो, जैसे मान लो H2 प्लस O2, 2H2 लिखो, 2H2 प्लस हाफ O2 गोइंग टू बी 2H2O, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एक
कंपाउंड हो गया और एक मॉलिक्यूल भी है। देखो यहाँ पे एक नोट डाल के लिखो, कोई पूछ भी सकता है, कोई भी टीचर नया आए ना उससे ऐसे क्वेश्चन बच्चे जरूर करते हैं, बट तुम लोगों ने नहीं किया, बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है। देखो H2O इज, बहुत कम टीचर बताएंगे तुम्हें कि H2O जो है पानी इज मॉलिक्यूल एज वेल एज कंपाउंड। ये कंपाउंड और मॉलिक्यूल दोनों में आता है, सर्च करके गूगल पे चाहो तो देख सकते हो। मतलब तुम नहीं, जो फोन है देख रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, तुम लोग मोबाइल में निकाल रहे हो, मतलब तुम नहीं निकाल रहे हो। अरे देखो ये तो H2 हो गया, ठीक है, दो और यहाँ O2 जो है उसको बैलेंस करने के लिए हाफ लगाया गया है, ठीक है, 1/2, ताकि ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो जाए, है ना, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए वहाँ पे हाफ लगाया जाता है। अब हम आगे बात करेंगे किस चीज की, और उन्होंने क्या बताया है उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, उन्होंने ये भी बताया था कि जब भी कंपाउंड बनता है व्हेन एनी, देखो व्हेन एनी, ठीक है, पहले समझ लो फिर लिखना, ठीक है, व्हेन एनी कंपाउंड इज फॉर्म्ड, when any compound is formed, then there reorganization of atoms takes place, ठीक है, ठीक है। अब इसको थोड़ी समझो कि जब भी कोई यौगिक बनता है, ऐसे लिखना, तुम लिखना, तुम बाकी के लिए नहीं, तुम बस लिखो क्या, जब भी कोई यौगिक बनता है तो वहाँ सभी परमाणु की, सभी तरह के परमाणु का रीऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है एकजुट होकर फिर से बनना, एकजुट होकर फिर से समान रूप से बनना, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एकजुट रूप से, यानी कि एकजुट होकर जितने भी परमाणु होंगे, जितने भी एटम्स होंगे, वो एक तरीके से मिलकर उनकी जो भी प्रॉपर्टी होगी, मान लो इसकी प्रॉपर्टी है कि ये 3 मीटर पर सेकंड से जो है तो अपना काम करेगा, इसकी 4 मीटर पर सेकंड और इसकी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, ठीक है। तो जितने टाइप के एटम होंगे, जितने टाइप के, मान लो एक परमाणु A, एक परमाणु B और एक परमाणु C, इन तीनों को, जितने टाइप के जो परमाणु होंगे, जितने टाइप के एटम होंगे, वो अपनी स्पीड में, अपने तरीके से, अपने जो प्रॉपर्टी होगी उसको रीऑर्गेनाइज करके एक समान रूप में लाएंगे और 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से काम करेंगे। इसी को कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन। मतलब फिर से इसकी कुछ दूसरी प्रॉपर्टी थी, इसकी कुछ दूसरी प्रॉपर्टी थी, इसकी कुछ दूसरी प्रॉपर्टी थी, तीनों की प्रॉपर्टी, तीनों की जो विशेषताएं थी वो अलग अलग थी, लेकिन वो समान जो उनकी विशेषताएं थी, मान लो 5 विशेषताएं हैं सभी की, ठीक है, इनमें से मान लो 2 विशेषताएं सबकी सेम है, तो वो उन दोनों विशेषताओं को ले आएंगे और एकजुट होकर एक यौगिक बनाएंगे, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, तैयार करेंगे। बस यही समझ में आया? ये चीज नहीं करनी है, ये हम समझाने के लिए हिंदी से भी लिख लोगे अगर लिखना हो तो ना, एकजुट होकर सभी परमाणु यौगिक बनाते हैं, परस्पर यौगिक बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके बाद लिखो लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन, यहाँ पे मत लिखो यार, यहाँ पे आएगा नहीं, इस वाले लिमिटेशन मीडियम डाल देना, लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तुम जो है तुम साहिल तुम हिंदी में डाल देना, ठीक है, हिंदी में लिख लो लिमिटेशन मतलब लिमिटेशन ऑफ क्या है ना कि हिंदी वाले को भी थोड़ी थोड़ी बताते रहेंगे तो भी जो है तो कनेक्ट कर पाएगा, ठीक। लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। पहला इसका जो
लिमिटेशन हुआ। क्या लिमिटेशन हुआ? पहला लिमिटेशन समझो यहाँ पे इन्होंने बताया कि मतलब ये क्या नहीं बता पाए थे। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, किसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इसी में तो हम लिमिटेशन की बात करेंगे कि क्या नहीं समझा पाए, क्या नहीं बता पाए, किसकी परिभाषा या किसकी डिफिनेशन नहीं दे पाए। तो सबसे पहले जो हम लिखेंगे, हम ये लिखने वाले हैं कि देयर थ्योरी या दे डू नॉट explain about why do atoms combine। वो यह एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, वह यह नहीं बता पाए थे कि जो परमाणु हैं वह एक दूसरे से कंबाइन कैसे होते हैं, जो एटम्स हैं वह एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं, कैसे कंबाइन होते हैं, वह इसके बारे में नहीं बता पाए थे। पहली लिमिटेशन हुई। दूसरी क्या लिमिटेशन हुई कि he does not explain about the atomic या the law of gaseous volume, ठीक है। वह लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम के बारे में नहीं एक्सप्लेन कर पाए, नहीं बता पाए। तीसरी देखो, अच्छा कल मैंने ये एमयू कॉन्सेप्ट बताया था क्या? एटॉमिक मास यूनिट कॉन्सेप्ट नहीं बताया था, आज बताएंगे इसको, ठीक है। इसका दोनों लिख लो, ये बता दो, इसको भी लिख लो। थर्ड में अपन क्या लिखेंगे? he failed to explain about इसके बारे में अपन लिखेंगे कि यह जो है तो इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, एटॉमिक वेट के बारे में। एटॉमिक वेट तीनों एक बार फिर समझो। पहला है कि कैसे एटम जो है कैसे कंबाइन होते हैं या परमाणु कैसे जुड़ते हैं, यह उन्होंने नहीं बता पाया था। दूसरा क्या है कि लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, यानी जो गैस होती है उनका जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, गैस का जो वॉल्यूम है उसकी जो थ्योरी है, उसका जो लॉ है, नियम है, उसके बारे में वह नहीं बता पाए। तीसरा है जो एटॉमिक वेट होता है, जो परमाणु का भार होता है ना, परमाणु भार जो होता है एटॉमिक वेट है, उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बस तीन चीजें समझ में। इसको हिंदी में लिख लोगे ना, परमाणु भार नहीं बता पाए, वॉल्यूम गैस की वॉल्यूम के नियम के बारे में नहीं बताए, ऐसे ही लिखना, गैस की वॉल्यूम के नियम के बारे में नहीं बताए, और परमाणु कैसे जुड़ते हैं इसके बारे में नहीं बता पाए, ठीक है। तीन चीजें। इसके बाद हम लिखेंगे, हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास कॉन्सेप्ट, AMU कॉन्सेप्ट। सब हेडिंग इसमें क्या लिखेंगे? मासेस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है, मासेस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इसके बारे में बात करेंगे। अब AMU को फुल फॉर्म लिखो, AMU फुल फॉर्म, फुल नेम क्या होगा? एटॉमिक मास कॉन्सेप्ट। एटॉमिक मास कॉन्सेप्ट। और AMU बराबर होता कितना है? एक AMU बराबर 1.67 into 10 की पावर -24
इतना लिख लो। फिर इसके बाद ये भी लिखना कि एक mu 1/, ये बताते हैं कितना सिंपल है, और जो नहीं समझ में आया वो पूछो। अब यहाँ पे हम बताएंगे कि एक mu बराबर क्या होता है। a mu इक्वल टू पहला mass of one atom of कार्बन 12 C12, ठीक है, यहाँ C12 मतलब है कार्बन 12, है ना, mass of one atom of कार्बन 12, ठीक है, of 1/12 एटम, ठीक है। सेकेंड में लिखना 1/, हाँ 1/, Na atom, 1/12 Na, 1/12 Na, n को बड़ा लिखना है, एक को छोटा नीचे लिखना, ठीक है, 1/Na atom। थर्ड में लिखना 1/Na ग्राम एटम। फोर्थ में लिखना 1.66 into 10⁻⁻24 या फिर 1.67 into 10⁻⁻24 अप्रोक्सीमेटली। ये जो है एक mu की वैल्यू है, ठीक है ना, चारों। अगर चारों में ये चारों लिखा हुआ है, ये चारों ही ये mu के बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इसका मतलब समझ आ रहा है ना, 1/12 परमाणु के भार के बराबर एक mu होता है, समझ में आ रहा है ना। C12 यहाँ पे है, C-12 नहीं है, C12 है, ये डैश है, C12 यानी कार्बन 12, कार्बन 12। कार्बन का जो आइसोटोप है वो कितना है, वहाँ पे 12 है, ठीक है। आइसोटोप मतलब एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास 12, ठीक है। आइसोटोप कार्बन का 12th नंबर आइसोटोप, ये कहा जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये लिख देना कि आइसोटोप ऑफ कार्बन यूज, आइसोटोप या आइसोटोप ऑफ कार्बन used is 12, used is 12, ठीक है। कितना हो जाए तो बताओ। हाँ, कार्बन कार्बन आगे लिखो, हेडिंग डालो। कहाँ 12, देखो यहाँ लिखा हुआ है आइसोटोप ऑफ कार्बन यूज्ड इज 12, जो आइसोटोप है कार्बन का वो 12 में उपयोग किया जाए। ये अच्छा, ये नहीं समझ आ रहा, आइसोटोप, आइसोटोप। अच्छा, आइसोटोप क्या होता है पता है? आइसोबार, आइसोटोन पढ़ाएंगे, इसे पढ़ाएंगे आगे, अभी पढ़ाएंगे आइसोटोप क्या होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो या एटॉमिक मास सेम हो, न्यूक्लियॉन सेम हो, उनको क्या कहते हैं, है ना, सब कुछ बताएंगे। आइसोबार क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, आइसो न्यूट्रॉनिक क्या होता है, सब कुछ, ठीक है। बस ये अगले लेक्चर में ही सब बताएंगे। अब हेडिंग डालो। अच्छा, मासेस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल लिखो, मासेस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, मासेस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। मासेस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल में लिखो पहला एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है पता है? एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 kg, और इसी को अगर ग्राम में लिखना है तो कितना हो जाएगा
9.1 into 10 की पावर माइनस 27, ठीक होगा ना? 30, 28, 29, नहीं 28 होगा, 28 होगा ना? ये होगा ना? हाँ ये होगा 27 या 28, 28 ही होगा, 27 होगा, 27 होगा, ठीक 27। कैसे करते हैं किलोग्राम से ग्राम में? अरे केजी से अगर ग्राम में जाना है या ग्राम केजी जाना है 1000 10 की पावर 3 का तो करता है 1 किलोग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। ये नहीं पड़ेगा? दूसरी चीजें हैं यार, चीजें मत करो, डर लग जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अब एक प्रोटॉन जो है उसका क्या होगा 1.67 into 10 की पावर माइनस 27 हाँ ठीक केजी और 1.67 into में 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। ठीक है, अगर 6 यहाँ 7 से 6 भी है तब भी सही है। ठीक है, और एक न्यूट्रॉन जो है 1.66 into 10 की पावर माइनस 24 और 1.66 into 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। ठीक है, यहाँ 28 ही कर लो यार इसको। अगर ऑप्शन में 28 रहे तो वो भी सही होगा। ठीक है, 28 ही रहेगा। हाँ ठीक है, करने में करते हो गए, आगे बढ़े। हाँ हाँ, अब देखो एक प्रोटॉन के बराबर इसको जो है ये आता है, ये आ चुका है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। इसको बॉक्स में आपको बनाना है। 1 प्रोटॉन इक्वल 1837 into इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और वहीं पे एक इलेक्ट्रॉन इक्वल 1837 अपान में या इनटू में 1/प्रोटॉन। ठीक है।